लक्ष्मणपुर गांव में छतन सिंह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। छतन सिंह की एक बड़ी बेटी स्वाति पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी। बस स्वाति की शादी हो जाए, मेरे सर से सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं जी? स्वाति गुणी लड़की है, उसकी शादी जरूर एक अच्छे घराने में होगी। आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए, मैं खाना स्वाति के हाथों भेज दूंगी। छतन सिंह एक किराने की दुकान में नौकरी किया करता था और हमेशा अपने मालिक के ताने और ग्राहकों से डांट सुना करता था। मुझे 1 किलो बासमती चावल दे देना, आज घर पर बिरयानी बनानी है। अरे वाह बहन जी, ये बड़ी अच्छी बात है। 1 किलो बासमती चावल पूरे 200 रुपए के हैं, पैसे दीजिए। 200 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? 200 रुपए चावल कैसे हो सकते हैं? आस पड़ोस की दुकान में तो 120 रुपए किलो है। वो क्या है ना बहन जी कि ये सारी कीमत मेरे मालिक ने तय की है। अगर मैं इसे कम में बेचता हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ती है। उनसे कहिए अब से मैं आपके इस घटिया दुकान में नहीं आने वाली हूँ और सबको मना करने वाली हूँ कि और कोई भी इस दुकान में ना आए। वो औरत दुकान पर से गुस्से में चली जाती है। उतने में वहाँ पर छतन सिंह का मालिक आता है, जो ये सारी बातें सुन लेता है और छतन सिंह को फटकार लगाकर कहता है, तुम हो ही नहीं किसी काम के, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा ना कीजिए। एक ग्राहक तो तुमसे संभाला नहीं जाता। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। पता नहीं किस काम के हो और आइंदा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। छतन सिंह वहां से जा ही रहा होता है कि स्वाति हाथ में टिफिन का डब्बा लिए उसे रास्ते में मिलती है और उसे निराश देखकर उससे कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? और इस तरह भारी धूप में कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या बताऊं बेटी, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा कोई ना कोई तकलीफ मुझे परेशान करती ही रहती है। लेकिन हुआ क्या है? आप इतने टेंशन में लग रहे हैं। अगर आप इतने टेंशन में रहेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, बताइए तो। तब जाकर छतन सिंह उसे अपनी सारी समस्या बताता है। पिताजी की परेशानी देखकर स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम क्यों रो रही हो बेटी? इन सब में मेरी ही गलती है। मेरे सारे दोस्त बेईमानी करके आगे निकल गए और एक मैं हूँ जिसे बेईमानी करना नहीं आता तो कुछ ना कर पाया। दोनों वहाँ चिंता में खड़े थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के झुंड ने घेर लिया, जिसे देखकर दोनों अचंभित रह गए। भागड़ बोल, इन दोनों बाप बेटी को हमारे घर ले चलो। हाँ, भागड़ बोल की जय, ले चलो। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो मुझे। उन डाकुओं के पूरे झुंड ने उन्हें बंदी बना लिया और अपने इलाके में ले गए। स्वाति की माँ यानी कि छतन सिंह की पत्नी पहले से ही वहाँ बंधी हुई है। भाग्यवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन है ये लोग और हमसे चाहते क्या है? मैं घर से बाहर बाजार की तरफ राशन लेने जा रही थी। सोचा था कि बिरयानी बनाऊंगी और इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। पता नहीं ये हमसे क्या चाहते हैं। हमें बंदी बनाकर क्यों रखा गया है? मैं और मेरा परिवार दर्द से करा रहे हैं। हमें छोड़ दो, हमसे चाहते क्या हो? तुम छतन सिंह हो ना, जो उल्टा पैदा हुआ है, और वही छतन सिंह जिसने कभी कोई चोरी का काम ही नहीं किया। जी, मैं वही छतन सिंह हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम और ये सब कैसे जानते हो? तुम हो कौन? तुम मेरी बातें छोड़ो, इस पत्थर को देख रहे हो? इस पत्थर का मैं क्या करूं? इस पत्थर पर से तुम्हें 10 बार छलांग लगानी है। अगर तुम इसमें सफल होते हो तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। तब तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे ना? मेरा वादा है तुमसे। क्या के कहते ही छतन सिंह को छोड़ दिया और छतन सिंह उस बड़े से पत्थर के ऊपर से छलांग लगाने लगा। जैसे ही 10 छलांग छतन सिंह के पूरे हुए, वो पत्थर एक सुंदर लड़के में बदल गया। उस लड़के को देख के सारे खुशियां मनाने लगे। मेरा बेटा वापस आ गया। धन्यवाद तुम्हारा। बागड़ बोल महाराज की जय। मैं उनका हमेशा आदर करूंगा।
ये हुई ना बात, लल्लन अब वापस आ गया। ये सब क्या है, कोई विस्तार से बताएगा? चोरी और लालच के श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर का बन गया था। ये श्राप से तभी मुक्त हो सकता था जब कोई उल्टा पैदा हुआ व्यक्ति जो ईमानदार और सच्चा हो उस पत्थर से 10 छलांग लगा देता। तो जो तुमने आज कर दिया, पिछले 2 सालों में ना जाने मैं कितने लोगों को लेकर आया था। तुम्हारा काम हो गया तो अब क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? मेरा परिवार पहले से ही बहुत परेशान है और तुमने उन पर और तमाशा कर रखा है। छोड़ो हमें अब। ऐसे कैसे जाओगे? तुम्हारी भेंट तो लेते जाओ। क्या ने अपने आदमियों को इशारा किया। वहां से उनमें से एक चमकता हुआ हैंडपंप लेकर आ गया। तुमने हमें इतना परेशान किया इस हैंडपंप के लिए? ये कोई मामूली हैंडपंप नहीं है, ये चमत्कारी हैंडपंप है। जब तुम इसे चलाओगे तो इसमें से तुम्हारी मनपसंद चीज निकलेगी। क्या सच? और ये तुम मुझे दे रहे हो? हाँ, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार जो किया है, मेरे बेटे को वापस लाकर। लेकिन इस हैंडपंप का इस्तेमाल कैसे करना है और इससे क्या होगा? इस हैंडपंप को तुम एक सुरक्षित जगह जाकर लगा देना और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंक देना। जब भी तुम हैंडपंप चलाओगे उसके अंदर से तुम्हारी मनपसंद चीज निकलेगी। उन डाकू से छतन सिंह का परिवार हैंडपंप लेकर आता है और वहां से चला जाता है। छतन सिंह अपने घर के आंगन में उस हैंडपंप को लगा देता है। स्वाति एक गिलास में पानी लाकर छतन सिंह को देती है। देर किस बात की, आप इस हैंडपंप को चला दीजिए, कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा ही होगा। छतन सिंह जैसे ही उसके अंदर पानी डालता है, उसके अंदर से बिरयानी निकलने लगती है, जादुई हैंडपंप की बिरयानी, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। पिताजी, ये देखिए, हैंडपंप से बिरयानी निकल रही है। इसका मतलब उनकी बात सच निकली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हमारी सारी मुसीबत का हल निकल गया। किसी ने सोचा था कि मेरे उल्टा पैदा होने और अच्छे कर्म करने की वजह से ये फल हमें मिलेगा। उसी दिन से छतन सिंह अपना एक छोटा सा ढाबा खोल देता है, जिसका नाम वो हैंडपंप बिरयानी रखता है। देखते ही देखते छतन सिंह की सारी समस्या दूर हो जाती है। हर एक गांव कस्बों में छतन सिंह के हैंडपंप बिरयानी की वाहवाही होने लगती है। एक दिन छतन सिंह का पुराना मालिक उसे मिलता है। भाई साहब, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बिरयानी मिलेगी? लोगों से सुना है कि आप मुफ्त में भी दे देते हैं। जैसे ही छतन सिंह पलटता है, वो देखता है कि उसके पुराने मालिक की हालत भिखारी जैसी हो चुकी है। मालिक, आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं अभी आपको बिरयानी देता हूँ। तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? लोगों को ज्यादा छल से लूटते रहा और मेरी ये दशा हो गई। सारी दुकान और जमीन मिट्टी में मिल गई। जैसे ही छतन सिंह ने हैंडपंप चलाना शुरू किया, उसमें से बिरयानी निकलने लगी और उसने अपने पुराने मालिक को परोस कर खिलाया। ऐसे ही छतन सिंह सबकी मदद करने लगा और अपने हैंडपंप बिरयानी से अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिताने लगा और उसने अपनी बेटी स्वाति की शादी भी अच्छे घराने में कर दी। रिया अपने कॉलेज के पहले दिन अपनी सीट पर अकेले बैठकर अपना टिफिन खा रही थी। कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी नैना अपने 2 दोस्तों के साथ रिया के पास आती है। नैना एक नकचड़ी लड़की थी और क्लास में हर कोई उससे डरता था। ए लड़की, नहीं है क्या? हाँ, आज मेरा पहला दिन है। टिफिन में क्या है तेरे? मैगी। नैना उसका टिफिन लेकर खाने लग जाती है। आधा टिफिन खत्म करके वो कहती है, तेरी माँ की तो बिरयानी की दुकान है ना? मैगी इतनी बुरी बनाई है तो बिरयानी कितनी बकवास बनाती होगी। रिया को अपनी माँ के बारे में ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने नैना को जवाब दिया, आधा टिफिन चढ़ कर गई और अब कह रही हो कि मेरी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती। किसी और की माँ के बारे में ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है। आज की आई हुई लड़की ने नैना को उल्टा जवाब दिया। ये उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई। नैना ने रिया को जोर से धक्का दिया और रिया के शरीर पर कुछ निशान पड़ गए। उस दिन घर पहुंचते ही रिया की माँ ने उसके शरीर पर निशान के बारे में पूछा और रिया ने उनको सब बता दिया। हम कल ही जाकर प्रिंसिपल से बात करेंगे। वो लड़की प्रिंसिपल की बेटी हुई तो क्या हुआ,
ऐसे मनमानी थोड़े ना चलेगी उसकी। दूसरी सुबह रिया और उसकी माँ प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल मानने को राजी ही नहीं थी कि उसकी बेटी नैना ऐसा कर सकती है। उसने उल्टा रिया को झूठा ठहरा दिया। रिया उदास होते हुए क्लास चली गई और उसकी माँ अपनी दुकान। आज फिर कुछ किया है उस लड़की ने तेरे साथ? हाँ माँ, जब टिफिन खाने बैठी तो सबको मेरे टिफिन के बारे में भला बुरा कहने लगी और सब मुझ पर हंसने लगे। तू रुक बेटा, कल मैं तेरी पूरी क्लास के लिए बेहतरीन बिरयानी बनाकर भेजूंगी। रिया और उसकी माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में एक राज छुपा हुआ था, एक जादुई राज। दूसरे दिन रिया के स्कूल पहुंचते ही सबको उसके बैग से बिरयानी की खुशबू आने लगी। उसको कई लोगों ने पूछा कि इतनी सुंदर खुशबू क्या उसके बैग से आ रही है? हाँ हाँ, आज सबको बिरयानी खाने को मिलेगी। मेरी माँ ने पूरी क्लास के लिए बिरयानी भेजी है। लंच ब्रेक में सब रिया के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए। पूरी क्लास ने रिया की माँ के हाथ की बिरयानी खूब स्वाद लेकर खाई। अब आएगा मजा। बिरयानी तो खा लिया, अब बिरयानी के जादू का समय है। लंच ब्रेक के बाद सब स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे। नैना अचानक बेंच में चढ़कर बंदर की तरह उछलने लग गई। नैना और उसके दोस्त जिन्होंने रिया का मजाक उड़ाया था, सब अपने बेंच पर चढ़कर बंदर की तरह उछलने लग गए। क्या कर रहे हो तुम तीनों? अभी नीचे उतरो। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। अभी बाहर निकलो। पूरी क्लास नैना और उसके दोस्तों को देखकर हंसने लगी। नैना को घर भेज दिया गया। दूसरे दिन नैना शर्मिंदगी से क्लास में किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे रिया पर बहुत गुस्सा आया और अब वो उसकी हालत का बदला लेना चाहती थी। इस रिया की तो इसको अब मजा चखाऊंगी मैं। इसको इस क्लास से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी नैना नहीं। कुछ दिनों बाद नैना ने रिया को कॉल किया। हेलो रिया, तुम कल कॉलेज आ रही हो? हाँ, आऊंगी मैं कॉलेज। क्यों? वो एक्चुअली तुम्हारे माँ की हाथ की बिरयानी खाने का मन कर रहा है। बहुत स्वादिष्ट थी उस दिन भी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी उसके। थोड़ा ज्यादा लेकर आना, मैं अपने पिताजी को भी खिलाना चाहती हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। कल मैं टिफिन में तुम्हारे और सर के लिए बिरयानी लेकर आऊंगी। रिया और उसकी माँ को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए रिया की माँ ने फिर से अपनी जादुई बिरयानी बनाई और रिया के हाथ उसे कॉलेज भेज दिया। आ गई तुम? मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। और चलो अभी पापा को देकर आते हैं। पर प्रिंसिपल सर तो मीटिंग में होंगे ना अभी। इतनी बढ़िया बिरयानी खाकर वो अपनी मीटिंग खुद कैंसिल करवा देंगे। तुम अपने हाथों से बिरयानी देना उनको। उनको भी तो पता चले तुम्हारी बिरयानी के जादू के बारे में। जाओ, उनको बाहर बुलाकर लाओ। रिया प्रिंसिपल के कैबिन के अंदर उन्हें बुलाने जाती है। नैना मौका देखकर अपने पापा की बिरयानी में जुलाब की गोलियां डाल देती है। फिर प्रिंसिपल ने नैना को भी अंदर बुलाया। क्या हुआ नैना बेटा? तुम्हें पता है मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। जी पापा, आप बस ये बिरयानी एक चम्मच चखकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बिरयानी है, मैंने भी खाई है। मैं चाहती हूँ कि आप भी रिया की माँ की हाथ की बिरयानी खाएं। प्रिंसिपल बिरयानी चखता है और बहुत खुश हो जाता है। प्रिंसिपल बहुत स्वाद लेते हुए बिरयानी खा रहा है। नैना इंतजार कर रही है कि कुछ गड़बड़ होगी, पर उसके पापा तो खुशी खुशी बिरयानी खाए जा रहे हैं। वाह बेटा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बिरयानी है। वाह रिया, तुम्हारी माँ को मेरी तरफ से थैंक यू कहना बेटा। पापा, आपको कुछ हो नहीं रहा है? मुझे तो बस इस बिरयानी से प्यार हो रहा है। ऐसी बिरयानी आज तक नहीं खाई मैंने। लो तुम भी खाओ, आओ आओ आओ। नैना के मना करने के बावजूद प्रिंसिपल उससे जबरदस्ती 2 चम्मच बिरयानी खिला देते हैं। नैना के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो बंदर के जैसे खुजलाने भी लग जाती है। बाप रे, ये मुझे क्यों हो रहा है? ये तो आपको होना चाहिए था। क्या बात कर रही हो बेटी?
नैना भागते हुए टॉयलेट जाती है और वापस आकर फिर से बंदर के जैसे खुजलाते हुए कुछ कुछ बोलती रहती है। जुलाब की गोली तो आपके लिए डाली थी, मुझ पे क्यों असर कर रही है? आपकी मीटिंग खराब करनी थी या तो मेरा पेट खराब हो गया। नैना टॉयलेट के अंदर बाहर भागते हुए सारा सच उगल देती है। मैं हमेशा आपके प्रिंसिपल होने का फायदा उठाती थी। आपको कभी समझ ही नहीं आया कि आपकी बेटी कितनी चालाक है। नैना ने जादुई बिरयानी की शक्तियों की वजह से सारा सच उगल दिया, बिरयानी से लेकर अपनी चालाकी तक। प्रिंसिपल ये सुनकर आग बबूला हो गया और नैना के ऊपर चिल्लाने लगा। प्रिंसिपल ने रिया से माफी मांगी और उसे क्लास में जाने को कहा। रिया मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में चली जाती है और प्रिंसिपल अपनी बेटी की क्लास लेना जारी रखता है। जय और उसकी माँ बिनीता अपने छोटे से गांव में रहते थे। उनका गांव काफी पिछड़ा हुआ था। जय ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी माँ को छोड़कर शहर चला जाता है। बिनीता छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती है। जय हर शनिवार अपनी माँ से मिलने आया करता था और रविवार शाम तक शहर वापस चला जाता था। एक रविवार की शाम बिनीता उसे कहती है, बेटा, आजकल गांव में बहुत लाइट जाने लगी है। अब हर रात कैंडल खरीदने तो नहीं जा सकती। कोई लालटेन ला दे, सस्ता पड़ेगा मुझे। आपने पहले क्यों नहीं बोला माँ? मैं शहर से आते वक्त ही ला देता। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे शनिवार ला दूंगा। अगली शनिवार जय कुछ काम से घर नहीं आ पाता और विपुल नाम के अपने एक दोस्त के हाथ अपनी माँ के लिए लालटेन भिजवा देता है। बिनीता रात को लालटेन जलाकर अपने सारे काम करती है। देर रात तक लाइट न आने की वजह से बिनीता लालटेन को धीमी आग में जलाकर कमरे के एक कोने में रखकर सो जाती है और दूसरी सुबह, ओह, रात भर ये लालटेन चालू रहा, मुझे तो बंद करना याद ही नहीं रहा। ऐसा कहते हुए बिनीता लालटेन बुझाने उसके पास गई। लालटेन के पास एक मटका रखा हुआ था। बिनीता ने अच्छे से देखा तो वो मिट्टी का मटका अब सोने का बन गया था। ये सोने का मटका? यहाँ तो मैंने मिट्टी का मटका रखा था, ये कैसे हो गया? जय को आने दो, उससे पूछना पड़ेगा। उस रात बिनीता फिर से जलती हुई लालटेन अपने बिस्तर के पास रखकर सो गई। रात भर बिनीता करवटें लेती रही। उसकी नींद भी अच्छे से नहीं हुई। सुबह उठकर जब बिनीता अपने बिस्तर पर बैठी तो वो सारा माजरा समझ गई। हाय दैया, ये मेरा बिस्तर सोने का कैसे बन गया? जरूर इस लालटेन में कोई जादुई शक्तियां हैं। बिनीता ने उस हफ्ते हर रात लालटेन किसी एक चीज के सामने रखी और रात भर उस लालटेन की रोशनी में रखने की वजह से वो चीज सोने की बन जाती थी। बिनीता अब बेसब्री से जय का इंतजार कर रही थी। शनिवार को जय अपने दोस्त विपुल के साथ गांव आया और अपने घर के अंदर जाकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी का घर है। माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बेटा, जो लालटेन तूने शहर से भिजवाई थी वो जादुई लालटेन थी। उसकी रोशनी में कोई भी सामान रात भर रख दो तो वो सोने का बन जाता है। माँ, हम तो लखपति बन गए। सोने की लॉटरी लग गई है हमारी माँ। जय और बिनीता खुशी से गले मिलते हैं। विपुल का ये देखकर मुंह सड़ जाता है। वो वहाँ से दोनों को बधाई देते हुए अपने घर निकल जाता है। ये साला जय मेरे ही हाथों लालटेन भिजवाई और अब लखपति बन गया। मुझे उस जादुई लालटेन के बारे में पता होता तो कभी उसे नहीं देता। विपुल को लगा उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और उसने अपने इंसाफ के लिए दूसरी सुबह जय के घर से वो लालटेन चुरा ली। विपुल के पास रात तक रुकने का धैर्य और समय दोनों नहीं था।
उसने जल्दबाजी में सुबह ही वो लालटेन जला ली। इस लालटेन के सोने पे मेरा हक भी उतना ही है जितना उस जय का है। अब मैं भी लखपति बनूंगा। विपुल अपना सारा सामान लालटेन के इर्द गिर्द रख देता है। देखते ही देखते उसके सामान में एक एक करके आग लगने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा सारा सामान! नहीं नहीं नहीं, कोई रोको इस आग को। विपुल घबराते हुए आग के ऊपर पानी डालता है, पर आग बुझने का नाम ही नहीं लेती। हे भगवान, सोने के सपने देखे थे, पर यहाँ तो सपने जल के राख हो रहे हैं। विपुल के घर में आग जलते हुए देख जय और विनीता उसकी मदद करने पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनकी लालटेन विपुल के जले हुए घर के बीच में पड़ी हुई है। विपुल, ये हमारा लालटेन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ले जाओ इस बला को मुझसे दूर। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। विपुल अपने जले हुए घर और फूटी किस्मत को देखकर रोता है और जय और विनीता अपनी जादुई लालटेन लेकर अपने घर को चले गए। अब्दुल मियाँ की मौत के बाद उनके तीनों बच्चे अनाथ हो गए। अब उनके सर पर बाप का साया नहीं था। अब क्या होगा? कैसे हमारा घर चलेगा? दो जवान बेटियों की शादी भी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। पर तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोलें? पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की चिंता मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम लोग इसे मिलकर छुड़ा लेना। पर अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। गहनों का क्या है, वो तो वापस भी बन जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के गहने ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गरम गरम बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है! हमने कभी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है। हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। ये आपका। 1 महीने बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस महीने का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे! हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया। अम्मी, अगले महीने ही आपके गहने छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का परिवार बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली बार उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहन ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की एकता की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ महीनों में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही स्वाद है ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है। भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के स्वाद की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें पार्टीज के केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक पार्टी है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल मिलेगी ना, पर वही स्वाद चाहिए जो हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा। आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए।
तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर में निकाह था, पर किसी कारण से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो, कम से कम कादरी साहब की दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, पर उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ हैं? वो तो घर गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों बोल दी। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था। उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी का ऑर्डर दिया था, लेकिन किसी कारण से उनके घर का निकाह टूट गया, तो अब बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम बिरयानी बेच देंगे, पर आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी पैसे कमा सकते थे आपा। हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल है, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए। पर उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी बातचीत बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से सहमत नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा। उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ महीनों बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो कह दिया, पर उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बेचेंगे। हाँ हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वो बिरयानी बेची और वो दोनों बहुत खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से अनजान थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर की प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो स्वाद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम तो हमेशा से वैसी ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझने लगी और उन्हें वो स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। अचानक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। अचानक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ में आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं, और फिर अगले दिन शिफा को एक रास्ता मिल गया। शिफा ने एक बोर्ड लिखवाया, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी, हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक हम सबको फ्री में बिरयानी खिलाएंगे। ये बोर्ड शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने बोर्ड पढ़ा और वो फ्री की बिरयानी खाने होटल में आ गए, और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का स्वाद पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको 1 हफ्ते फ्री में बिरयानी खिलानी पड़ी, पर उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी। सीतापुर नाम का एक गांव था, जहां सरस्वती नाम की एक बूढ़ी अम्मा
अपने पोते के साथ रहा करती थी, जिसका नाम था बंसी, जो केवल 5 साल का था। बंसी के माता पिता का एक हादसे में स्वर्गवास हो चुका था। तब से सरस्वती अम्मा ने बंसी की जिम्मेदारी उठा ली थी और गरीबी में दिन निकाल रही थी। दादी, आज गांव के बाहर मेला लगा हुआ है। सारे गांव के बच्चे उस मेले में जा रहे हैं। मुझे भी उनके साथ जाने दो ना। तुम इतने बड़े मेले में अगर कहीं खो गए तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। बंसी जिद कर ही रहा था कि वहां पर उनके पड़ोसी भीमनाथ आ गए। अम्मा, बंसी को मैं लेकर चला जाऊंगा। उस मेले में मिठाइयाँ और खिलौने बहुत अच्छे मिलते हैं। बंसी का ख्याल मैं रखूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। दादी, अब तो जाने दो, मुझे भी मेला देखना है। अच्छा, ठीक है, तुम चले जाओ। ये लो 5 रुपए। सरस्वती ने अपने पास बचे हुए 20 रुपए में से 5 रुपए बंसी को दे दिए और 15 रुपए खुद के पास रख लिए, ताकि कोई दूध वाला या सब्जी वाला घर आए तो खाली हाथ ना जाए। बस भगवान, मेरे बंसी का ख्याल रखना। त्योहार के दिन भी मैं बंसी को कुछ नहीं दे पाई। बंसी भीमनाथ के साथ मेला देखने चला गया। गांव के सभी बच्चे उस मेले के लिए उत्सुक थे। कोई खिलौने लेने की सोचता तो कोई मिठाई खाने की। बंसी बस उन्हें अपनी शांत नजर से देख रहा था। मेरे पास पूरे 10 रुपए हैं, इससे मैं अच्छा खिलौना खरीदूंगा। मेरे पास भी पैसे हैं, मैं भी एक अच्छा सा खिलौना खरीदूंगा और अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगा भी। सारे बच्चे भीमनाथ के साथ मेले में पहुंच जाते हैं। बंसी वहां की चकाचौंध देखकर खुश हो जाता है। तब भीमनाथ बंसी से कहते हैं, जाओ बंसी बेटा, जाकर कुछ खिलौने या कोई मिठाई खरीद कर खा लो। चाचा, यहाँ पर लोहे की दुकान कहाँ है? मैं वहाँ से कुछ खरीदना चाहता हूँ। लोहे की दुकान में तुम्हारा क्या काम? वो देखो, वहाँ सामने है। बंसी ने ना आओ देखा ना ताओ, भागते हुए उस लोहे की दुकान में पहुंच गया। ये चिमटा कितने का है? 8 रुपए का। क्या आप मुझे ये चिमटा 5 रुपए में दोगे? इतना कहकर बंसी ने सोचा कि दुकान वाला उसे डांटने लगेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उस दुकानदार ने चिमटा बंसी को 5 रुपए में ही बेच दिया। बंसी उस चिमटे को लेकर भीमनाथ के पास चला गया। अरे बंसी, तुमने ये चिमटा क्यों लिया? मेरी दादी के हाथ रोटी बनाते वक्त जल जाते थे, इसीलिए मैंने ये चिमटा खरीदा। अब उनके हाथ रोटी बनाते वक्त नहीं जलेंगे। बंसी और भीमनाथ बात कर ही रहे थे कि वहां पर बाकी के बच्चे भी आ गए और वो सभी बंसी के पास चिमटा देखकर हंसने लगे। ये देखो, मैंने मिट्टी का सिपाही लिया। मेरा सिपाही मेरे घर की रखवाली करेगा। मैंने देखो ये वकील लिया। मेरा वकील रोज नए नए केस लड़ेगा। बंसी के पास चिमटा है, उस चिमटे से बंसी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे इस चिमटे के डर से तुम्हारा सिपाही और तुम्हारा वकील दोनों दम दबाकर भाग जाएंगे। तुम दोनों के खिलौने मिट्टी के हैं, जमीन पर गिरते ही टूट जाएंगे, और मेरा ये चिमटा लोहे का है, ये सालों तक नया ही रहेगा। तुम्हारा चिमटा रोज आग से रोएगा। असली जंगबाज ही रोज आग से खेलते हैं, मेरा चिमटा उसमें से ही एक है। सारी बहस में बंसी का चिमटा जीत रहा था। भीमनाथ बंसी की समझदारी को देखकर हंस रहे थे। बंसी अपनी दादी को जाकर वो चिमटा दे देता है। ये क्या बंसी, तुमने ये चिमटा क्यों लिया? तुम उस मेले में इतनी सारी चीजें खा सकते थे, खिलौने ले सकते थे। दादी माँ, आपका हाथ जल जाता था ना, इसीलिए मैंने ये चिमटा लिया। बंसी की बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ गए। काश मेरे पास कुछ पैसे होते,
तो मैं बंसी को सारा सुख दे पाती, उसे अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने दे पाती। ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे। सरस्वती जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। एक रात अचानक तूफान आने लगा। बिजली भी बहुत तेज कड़क रही थी। अचानक बंसी की नजर घर के बाहर पड़ी, जहां उसने देखा कि बौनी परी वहां उसे बुला रही थी। बंसी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने एक खिलौना रखा है। बौनी परी की आवाज सुनकर बंसी उस परी के पास चला गया। बाहर बौनी परी एक ठेले के पास खड़ी थी और बंसी से कहने लगी, इस ठेले पर तुम अपनी दादी को बोलना कि कोफ्ता बनाकर बेचे। लौकी का कोफ्ता, पालक का कोफ्ता, पनीर का कोफ्ता। लेकिन आप हैं कौन? आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? तब जाकर उस बौनी परी ने बंसी को सारी बातें बताई। तुम्हारे पिता ने मेरी कई साल पहले मदद की थी। तुम्हारे पिता कोफ्ता बहुत अच्छा बनाया करते थे और गरीबों को खिलाया करते थे। उसमें तुम्हारी माँ और दादी भी शामिल थी। उनके अच्छे और नेक काम करने के कारण ही मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतना कहकर वो बौनी परी वहां से चली गई और बंसी को ढूंढते हुए वहां पर उसकी दादी आ गई। बंसी, बेटा तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? और ये ठेला किसका है? ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये हमें एक छोटी सी परी ने दिया है। तब जाकर बंसी ने अपनी दादी को सारी बातें बताई। बंसी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने एक खिलौना रखा है। इस ठेले पर तुम अपनी दादी को बोलना कि कोफ्ता बनाकर बेचे। लौकी का कोफ्ता, पालक का कोफ्ता, पनीर का कोफ्ता। अब मुझे सारा माजरा समझ आया। जब मैं तुम्हारे माता पिता के साथ कोफ्ता बेचा करती थी, तब एक बौनी भिखारी वहां आकर रोज कोफ्ता खाया करती थी। कहीं वो परी तो नहीं थी? अब से हम हर रोज कोफ्ता बेचेंगे, सिर्फ 10 रुपए में। फिर क्या था, अगले ही दिन से सरस्वती और बंसी ने मिलकर उस गांव में कोफ्ते बेचने चालू कर दिए। लौकी कोफ्ता, पनीर कोफ्ता, पालक कोफ्ता, मंचूरियन कोफ्ता, भिंडी कोफ्ता, मेथी कोफ्ता। आ जाओ, केवल 10 रुपए में। गांव के ढेर सारे लोग उनके यहाँ पर कोफ्ते खाने आने लगे। सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। जरा मैं भी तो खाकर देखूं। मुझे 1 प्लेट लौकी के कोफ्ते दे दो। ये लो। जैसे ही उस आदमी ने कोफ्ते खाए, वो एकदम खुश हो गया। वाह भाई वाह, ये कोफ्ते तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। अब मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को भी भेजूंगा और सबको बताऊंगा। धीरे धीरे सरस्वती के 10 रुपए के कोफ्ते हर जगह चर्चित हो गए। सभी लोग सरस्वती के ठेले के सामने भीड़ लगाए खड़े रहते और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते। उनके घर की स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। बंसी भी अब एक अच्छे स्कूल में जाने लगा था। यार, इस बुढ़िया ने आखिर क्या जादू कर दिया? ये कैसे मुमकिन है? आज से 3 महीने पहले घर में 10 रुपए का चिमटा नहीं था और अब देखो कैसे वो जमीन पर जमीन खरीद रही है। कोई ना कोई राज तो जरूर है। सही कहा भीमनाथ भैया, कोई ना कोई राज तो जरूर है। आज रात जब सब सो जाएंगे, तब हम वहां जाकर पता लगाने की कोशिश करेंगे और उस ठेले को खाई से नीचे फेंक देंगे। इसकी चिंता ना करो भैया, मैं ये देख लूंगा। उस ठेले की तो कोई खैर नहीं। जैसे ही रात हुई, भीमनाथ का चोर वहां जाकर ठेले के पास खड़ा हो गया। ठेले के पास खड़े होते ही वहां पर बौनी परी आ गई और कहने लगी, मुझे पता था कि कोई ना कोई इस गांव का जरूर होगा जो ये सब करेगा, जो इस हंसते खेलते परिवार को नजर लगाएगा।
बाउनी, तुम मेरा क्या करोगी? चली जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। उस बौनी परी ने अपनी शक्तियों से उस चोर को पंख लगा दिए। जैसे ही उस चोर को पंख लगे, वो उड़कर वहां से दूर चला गया। बचाओ, बचाओ, मुझे नीचे उतारो, बचाओ, बचाओ मुझे। उस चोर की आवाज सुनकर वहां पर सारे लोग जमा हो गए। सरस्वती और बंसी भी वहां आ गए। ये सब क्या हो रहा है और कौन हो तुम? इस बौनी से कहिए मुझे नीचे उतारे, मैं अब चोरी कभी नहीं करूंगा। मुझे ये सब भीमनाथ ने कहा था करने के लिए। मैंने कब कहा? ये झूठ बोल रहा है। मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा? आज के बाद अगर कोई भी सरस्वती अम्मा और बंसी को परेशान करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। गांव वालों ने भीमनाथ और उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी दुकान दोबारा बहुत अच्छे से चलाने लगे। सरस्वती के 10 रुपए के कोफ्ते हर जगह चर्चित थे। मैंने तुम्हारे कोफ्ते के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मुझे पनीर के कोफ्ते खिलाओगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे ही सरस्वती अम्मा ने उस अंग्रेज को पनीर के कोफ्ते खिलाए, उसने अपने वीडियो और व्लॉग के जरिए उसे इंटरनेट पर डाल दिया। उस वीडियो पर कई सारे लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे। उस वीडियो के जरिए देश विदेश में भी सरस्वती अम्मा के कोफ्ते चर्चित हो गए। बंसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगा और सरस्वती अम्मा अपने 10 रुपए के कोफ्ते से बहुत खुश और अच्छा जीवन बिताने लगी और गरीबों की मदद करने लगी। मिटियापुर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी नंदिनी और अपनी 15 वर्षीय बेटी अर्चना के साथ रहा करता था। मोहन एक व्यापारी था जो मिट्टी को साफ करके उसे बेचने का काम किया करता था। मोहन अपने ही गांव के मुखिया अभिमन्यु के साथ मिलकर इस व्यापार को किया करता था और मोहन के कारोबार का हिसाब नंदिनी देखा करती थी। सुनिए जी, इस बार मुखिया जी ने पूरे 6 महीने की पेमेंट नहीं दी है। आप उन्हें पेमेंट के लिए कहते क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है नंदिनी कि मैं मुखिया जी को बोलता नहीं हूँ? ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब मैं मुखिया जी से पैसों के बारे में बात नहीं करता। लेकिन आप ही बताइए, ऐसा कब तक चलेगा? मुखिया जी के ऊपर हमारी अच्छी खासी रकम बकाया हो चुकी है और अब तो घर का राशन भी समाप्त होने की कगार पर है। अर्चना बिटिया के स्कूल की फीस भी 4 महीने से जमा नहीं हुई है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन गहरी चिंता में डूबते हुए बोला, आज मैं मुखिया जी से इस बारे में जरूर बात करूंगा। इतना कहकर मोहन मुखिया की फैक्ट्री में चला गया। मोहन को देखकर मुखिया बोला, क्या बात है मोहन, आज तुम ट्रैक्टर में मिट्टी भर कर नहीं लाए? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुखिया जी। हाँ हाँ बोलो। मुखिया जी, एक बार हिसाब किताब देख लेते तो ज्यादा सही रहता। आपने पिछले 6 महीने से मिट्टी की पेमेंट नहीं की है और अब मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यहाँ तक कि घर का राशन भी समाप्त हो गया है। बिटिया की स्कूल की फीस भी 4 महीनों से जमा नहीं हुई है। कम से कम मुझे आधी रकम ही दे देते। मोहन, मैंने कहा था ना तुम्हें कि बाजार थोड़ा मंद पड़ा हुआ है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तुम्हारी सारी रकम एक साथ मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मुखिया जी, अब मेरे पास तो ट्रैक्टर में डीजल भरवाने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर एक ही रास्ता है, तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी काम पर लगा दो। आखिर तुम्हारी बेटी भी 15 वर्ष की हो चुकी है। इस उम्र में वैसे भी ताकत बहुत होती है। ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं मुखिया जी, ये तो गलत बात है। आप मुझे मेरे पैसे देने की बजाय उल्टा मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी काम पर लगा दूं। धीरे बोलो मोहन, तुम मिट्टी बेचते हो, कोई ब्रांडेड मर्सिडीज नहीं बेचते। और वैसे भी मिट्टी खरीदने के लिए तुम्हें कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? तुम्हारे घर के बगल में मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हारी मिट्टी खरीदता हूँ। नहीं मुखिया जी, आप गलत बोल रहे हैं। सच तो ये है कि मेरी मिट्टी आप शहर में अच्छे दामों में बेच देते हैं और मुझे ना के बराबर पैसे देते हैं।
और इस बार तो आपने हद ही कर दी। 6 महीने से आपने पैसे ही नहीं दिए। एक तो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हारी मिट्टी खरीदने तक को तैयार हो गया। तुम्हारी थोड़ी सी रकम क्या रुक गई, तुम तो मेरा अपमान करने लगे। मैं आपका कोई अपमान नहीं कर रहा मुखिया जी, मैंने तो सिर्फ आपके सामने अपनी मजबूरी बताई है कि मेरे घर का राशन पानी भी समाप्त हो गया है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? वही जो तुम इससे पहले किया करते थे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। सीधा मतलब है मोहन, पहले तुम कोई कामकाज नहीं करते थे बल्कि बेकार घूमा करते थे। अब तुम भी गांव के बाकी और लोगों की तरह दूसरों के खेतों में काम करो और अपने परिवार का भरण पोषण करो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, दोबारा यहाँ मत आना। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए, मुझे आप थोड़े से ही पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर का 1 महीने का राशन पानी खरीद सकूं। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मोहन, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें अब 1 पैसा नहीं देने वाला। मोहन मुखिया के सामने गिड़गिड़ाता रहा। मुखिया ने मोहन को बुरा भला बोलकर और अपमानित करके अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। ये आपने ठीक नहीं किया मुखिया जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहन के घर के बगल में जो मिट्टी का छोटा सा पहाड़ है वो कितना कीमती है। आपने अपनी हवेली और अपनी कार मोहन की मिट्टी बेच बेच कर ही खरीदी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बल्ली, मुझे आपके साथ रहते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मेरी समझ में जितना आए आप मुझे उतना समझा दीजिए। तो फिर सुनो बल्ली, सामने वाले को कभी भी नहीं बताना चाहिए कि उसका दिया हुआ माल कितने रुपए में बिक रहा है। अगर मैं मोहन को टाइम पर पैसे देने लगा तो एक ना एक दिन उसके दिल में लालच आ जाएगा और यही लालच उसे एक दिन शहर की तरफ खींच कर ले जाएगा। इसका पिता तो मुझे मिट्टी बेचने को तैयार ही नहीं था, तो फिर मैंने उसे एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया। सबको यही लगा कि मोहन का पिता हादसे में मारा गया। आपकी खोपड़ी का कोई जवाब नहीं मुखिया जी, लेकिन आप जबरदस्ती उसके घर के बगल में उस छोटे से पहाड़ से मिट्टी भी नहीं ले सकते क्योंकि वो मोहन की संपत्ति में आता है। चिंता मत करो बल्ली, थक हार कर मोहन आखिरकार मेरे ही पास आएगा। इधर मोहन आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर पर पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी सब कुछ समझ गई। अब हम क्या करेंगे? घर में आटा भी खत्म हो गया है। अर्चना दोपहर से भूखी बैठी हुई है और लगातार भोजन मांग रही है। अब मैं अपनी बिटिया को कहां से भोजन लाकर दूं? तुम चिंता मत करो नंदिनी, मैं बगल की राशन की दुकान से कुछ राशन उधार लेकर आऊंगा। उधार तो मैं भी ला सकती हूँ, लेकिन आप ही बताइए कि अब आप क्या करेंगे? और आपको तो मुखिया जी ने पैसे भी नहीं दिए और आपको इसके अलावा कोई और काम आता भी तो नहीं है। आप राशन के पैसे कहाँ से चुका पाएंगे? नंदिनी की बात सुनकर मोहन गहरी सोच में बैठ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार बहुत तेजी से कौंधा और वो नंदिनी की ओर देखकर बोला, मैं वही काम करूंगा जो पिताजी किया करते थे नंदिनी। पिताजी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करते थे, मैं भी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचूंगा, लेकिन दोबारा मुखिया के पास अब नहीं जाऊंगा। तो क्या आपको मिट्टी के खिलौने बनाने आते हैं? मुझे ज्यादा खिलौने बनाने तो नहीं आते, पर मुझे एक खिलौना बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है। मुझे याद है पिताजी जब जीवित थे तो वो मिट्टी की परी बनाया करते थे। मैं उस मिट्टी की परी के साथ दिन भर खेला करता था। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश होते थे। मैं उस मिट्टी की परी को बहुत अच्छी तरह से बना सकता हूँ। उस दिन के बाद से मोहन मिट्टी की परी के खिलौने बनाने लगा। उसकी पत्नी मिट्टी के छोटे से पहाड़ से ढेर सारी मिट्टी लेकर आती थी और मोहन उस मिट्टी को उसे परी के आकार में ढाल देता था। कुछ दिनों तक तो मोहन की बनाई हुई मिट्टी की परी गांव में खूब बिकी, मगर कुछ दिन बाद गांव के बच्चों ने मोहन की मिट्टी की परी को खरीदना बंद कर दिया। लेकिन मोहन ने मिट्टी की परी को बनाना जारी रखा। एक दिन मुखिया मोहन के पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, मोहन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बनाई हुई ये मिट्टी की परी तुम्हें अमीर बना देगी? बेवकूफ इंसान, आज के बच्चे मोबाइल पर जहाँ पबजी जैसे गेम खेल रहे हैं, वहाँ तुम्हारी ये मिट्टी की परी कौन खरीदेगा?
इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया और मोहन ने क्रोधित होकर मिट्टी की परी जमीन पर फेंक दी। मिट्टी की परी के 2 टुकड़े हो गए और मोहन अपनी पत्नी से बोला, मुखिया जी सही बोल रहे हैं नंदिनी, आज का दौर मोबाइल का दौर है और मुझे मिट्टी की परी के अलावा कोई दूसरा खिलौना बनाना भी नहीं आता। आखिर मेरी मिट्टी की बनाई हुई परियां कोई कब तक खरीदेगा? सच तो ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर अंदर जाकर मोहन चारपाई पर लेट गया। आधी रात हो चुकी थी मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी कि तभी मोहन को बाहर किसी के चलने फिरने की कदमों की आहट सुनाई दी। मोहन तुरंत अपने घर से बाहर निकल आया। उसने देखा कि उसकी मिट्टी की परी जिसे उसने तोड़ दिया था अब वो जुड़ चुकी थी। मोहन ने तुरंत अपनी पत्नी को उठा दिया। क्या हुआ जी? नंदिनी देखो, इस मिट्टी की परी को मैंने क्रोध से तोड़ दिया था मगर इसे किसी ने दोबारा बना दिया। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। नंदिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उस मिट्टी की परी के ऊपर आकाश से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और देखते ही देखते उस मिट्टी की परी में जान आ गई और उसका आकार किसी जवान इंसान के शरीर के जैसा हो गया। मोहन डरता हुआ बोला, कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ। लेकिन तुम तो मिट्टी की थी, तुम्हारे अंदर जान कैसे आ गई? तुम्हें पता है मोहन, मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तुम्हारे पिताजी पहले बहुत से खिलौने बनाया करते थे और उनके खिलौने परीलोक में बहुत प्रसिद्ध थे। मैंने ही उनसे मिट्टी की परियां बनाने के लिए कहा था। तुम बिल्कुल अपने पिताजी की तरह ही मिट्टी की परियां बनाते हो। तुम्हारे घर के बगल में जो मिट्टी का छोटा सा पहाड़ है ना, वो कोई मामूली मिट्टी का पहाड़ नहीं है बल्कि जादुई मिट्टी का पहाड़ है। तुम अपनी मिट्टी की परियां बनाना जारी रखो। लेकिन मेरी मिट्टी की परियां कोई नहीं खरीदता। तुम्हारी बनाई हुई जितनी भी मिट्टी की परियां हैं, इन सब को मैं ले जा रही हूँ और तुम्हें इन सब के बदले मुंह मांगी कीमत दूंगी। इतना कहकर उस परी ने अपनी छड़ी आगे की ओर कर दी और देखते ही देखते मोहन के सामने धन का भंडार लग गया। वो परी वहाँ से गायब हो गई और साथ ही साथ मोहन की बनाई हुई सारी मिट्टी की परियां भी गायब हो गई। देखा तुमने नंदिनी, हमारा वो छोटा सा मिट्टी का पहाड़ जादुई मिट्टी का पहाड़ निकला। ये सब ईश्वर की कृपा है जी। उस दिन के बाद मोहन रोज दिन भर मिट्टी की परियां बनाता और आधी रात को वो परी ढेर सारा धन देकर वो सारी मिट्टी की परियां परीलोक ले जाती। कुछ ही दिनों में मोहन के हालात बदलने लगे। अब उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। मोहन ने अर्चना का शहर के एक बहुत महंगे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था और यही बात मुखिया को बहुत ज्यादा परेशान किए जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता बल्ली कि मोहन दिन भर मिट्टी के खिलौने बनाता है, वो खिलौने आखिर जाते कहाँ हैं? मैंने गांव में किसी को भी उसके खिलौने को खरीदते हुए तो नहीं देखा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है मुखिया जी, क्यों ना हम आज रात मोहन के घर पर नजर रखें। तुम सही कहते हो, आज रात हम दोनों मोहन के घर की जासूसी करेंगे और अगर सब कुछ सामान्य नजर आया फिर क्या करोगे मुखिया जी? तो फिर आज रात मोहन को भी उसके पिता की तरह ही मार दूंगा और उसकी पत्नी का किस्सा भी समाप्त कर दूंगा। मेरे आगे पीछे घूमने वाला सड़क छाप मोहन मेरी बराबरी करेगा। मुखिया बुरी नीयत लेकर उस रात मोहन के घर की जासूसी करने लगा। मुखिया और बल्ली ने देखा कि रात में आकाश से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और उनमें से एक परी निकलकर जमीन पर आ गई और मोहन के मिट्टी के खिलौने गायब हो गए और मिट्टी के खिलौनों की जगह धन का ढेर लग गया। बल्ली धीरे से मुखिया से बोला, मुखिया जी, ये तो हकीकत की परी लगती है। इसने ही मोहन को बहुत सारा धन दिया है। बल्ली, मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है। अब मैं मोहन और उसकी पत्नी को नहीं
बल्कि इस परी का ही किस्सा समाप्त कर दूंगा। अरे परी कोई इंसान नहीं होती, मेरी बात मानिए तो यहाँ से उल्टे कदम वापस चलिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। तो तुम चले जाओ, तुम एक नंबर के डरपोक हो, मगर मैं डरपोक नहीं हूँ। इतना कहकर मुखिया क्रोधित होकर उस परी के सामने खड़ा हो गया और उसने बंदूक से परी के ऊपर फायर कर दी, मगर बंदूक की गोली परी के शरीर के छूते ही जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर मुखिया बुरी तरह से डर गया। तुम्हारा साथी चतुर निकला और वो तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गया। मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इस धरती लोक पर कभी नहीं देखा। मुझे क्षमा कर दीजिए परी जी। नहीं, तुम क्षमा करने योग्य नहीं हो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम भी अब जीवन भर मिट्टी के ही बनकर रहोगे। परी ने अपनी छड़ी मुखिया के आगे कर दी और मुखिया कुछ ही पलों में मिट्टी की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। मुखिया जी जैसे भी थे तो वो इंसान ही, आप उन्हें दोबारा इंसान बना दीजिए। नहीं मोहन, मुखिया ने ही तुम्हारे पिताजी की हत्या करवाई थी और आज ये तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान लेने के लिए यहाँ आया था। अगर मैं इसे दोबारा इंसान बना दूंगी तो ये फिर भी तुम्हारा शत्रु ही रहेगा। इसकी सजा यही है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई और मोहन आज भी मिट्टी की परी बनाता है। एक गांव में कुसुमलता नाम की एक विधवा बूढ़ी औरत रहा करती थी। कुसुमलता का एक ही पुत्र था जो कुछ वर्ष पहले ही शहर में जाकर बस गया था। कुसुमलता गांव में लिट्टी चोखा बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन कुसुमलता ठेले पर लिट्टी चोखा बेच रही थी कि तभी उसके गांव का एक व्यक्ति प्रेमपाल वहां पर आ गया। कैसी हो अम्मा? ईश्वर की कृपा है बेटा। आजकल देख रहा हूँ कि तुम्हारे लिट्टी चोखा बहुत कम बिक रहे हैं। पहले से कम जरूर बिक रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी बिक्री हो जाती है कि मेरे घर का चूल्हा जल जाता है। अब तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कोई तो है नहीं। एक पुत्र था, वो भी तुम्हें छोड़कर शहर में जाकर बस गया, और इस उम्र में तुम खाते ही कितना होगी। यहाँ पर किसी काम से आए थे प्रेमपाल? देखिए अम्मा, मुझे तो आपकी लिट्टी चोखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उनमें स्वाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो अपने अपने मन की बात होती है। किसी किसी को मेरे हाथ के बने हुए लिट्टी चोखा बहुत पसंद आते हैं। अम्मा, मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि कल आपके ही बगल में एक और ठेला लगेगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझी नहीं प्रेमपाल। शहर से मेरा भतीजा अज्जू बहुत अच्छी लिट्टी चोखा की रेसिपी सीख कर आया है। कल से वो आपके बगल में ठेला लगाकर खड़ा रहेगा। आप उसे देखकर चिल्लाना शुरू ना कर दें, इसीलिए पहले ही मैं आपको बताने आया हूँ। मैं भला उसे देखकर क्यों चिल्लाऊंगी? ईश्वर हर किसी के नसीब का देता है। मेरे नसीब में जितना लिखा होगा वो मुझे जरूर मिलेगा। कुसुमलता की बात सुनकर प्रेमपाल मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। प्रेमपाल अपने घर के दरवाजे तक पहुँचा ही था कि तभी दरवाजे पर ही गांव का मुखिया उसे मिल गया। अरे क्या बात है मुखिया जी, ऐसा क्या खास काम पड़ गया कि आज आप मेरे घर पर पधारे हैं? तुम्हारी और कुसुमलता की बात मैं काफी देर से सुन रहा था। तो आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तुम तो जानते हो कि मैं हमेशा की तरह तुम्हारी ही साइड लूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मुखिया जी। बात वो नहीं है प्रेमपाल, बात ये है कि अगर कहीं कुसुमलता मदद के लिए मेरे पास आई तो मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा। मुझे मजबूरन तुम्हारे भतीजे अज्जू को वहाँ से ठेला हटाने के लिए मना करना पड़ेगा, क्योंकि कुसुमलता पिछले 20 वर्षों से वहीं पर ठेला लगाकर खड़ी हो रही है। तो फिर मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किसकी साइड हैं, मेरी साइड या उस बुढ़िया की साइड? मैं तो हमेशा तुम्हारी ही साइड हूँ प्रेमपाल। बस तुमसे यहाँ सिर्फ यही कहने आया हूँ कि हमेशा की तरह चुनाव में इस बार मेरा विशेष तौर पर ध्यान रखना। चुनाव का आधा खर्च तुम्हें करना होगा। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार के मुखिया के चुनाव में आधा खर्च मैं करूँगा।
मुखिया खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अगले दिन अज्जू कुसुमलता के बगल में ठेला लगाकर खड़ा हो गया। अज्जू ने अपना ठेला बहुत अच्छी तरह से सजाया था। एक व्यक्ति अज्जू के पास आकर बोला, अरे भैया, इस ठेले में कौन सा व्यंजन रखा हुआ है? ये शहर का लिट्टी चोखा है, खाकर आपको मजा आ जाएगा। लिट्टी चोखा तो हमारे गांव की कुसुमलता भी बनाती हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग तरह का दिखता है। ये शहर की नई रेसिपी का बना हुआ लिट्टी चोखा है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर आओगे। तो फिर जल्दी से 1 प्लेट लिट्टी चोखा बनाकर मुझे दे दो। अज्जू ने लिट्टी चोखा उस व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति को वो बहुत पसंद आया। वो लिट्टी चोखा खाकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी अज्जू उस व्यक्ति से बोला, अरे बात तो सुनिए, आपने ये तो बताया ही नहीं कि लिट्टी चोखा आपको लगी कैसी? बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया। तो फिर गांव में जाकर मेरी तारीफ कीजिएगा और कहिएगा कि गांव के सभी लोग मेरे पास ही लिट्टी चोखा खाने आए, ना कि इस बूढ़ी औरत के पास। अज्जू की बात सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। कुसुमलता ने अज्जू की ओर देखकर कहा, ये गलत बात है बेटा, तुम लिट्टी चोखा अच्छा बना रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे लिट्टी चोखे को बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं। मैं जानता था कि तुम जरूर मुझसे लड़ाई करोगी। प्रेमपाल चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही। तुम सारे गांव में अपने लिट्टी चोखे की तारीफ कर रहे हो और मेरी बुराई कर रहे हो। मैं तो ऐसे ही आपकी और आपकी लिट्टी चोखा की बुराई करूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। उस दिन के बाद कोई भी अगर गलती से कुसुमलता के ठेले पर आ जाता तो अज्जू उसे अपने हाथ का बनाया हुआ मुफ्त में लिट्टी चोखा खिलाता। उस व्यक्ति को अज्जू के हाथ का बना हुआ लिट्टी चोखा बहुत पसंद आता। धीरे धीरे करके अज्जू ने कुसुमलता के सारे ग्राहक तोड़ दिए। कुसुमलता मजबूरी में गांव के मुखिया के पास चली गई। क्या बात है कुसुमलता जी, आज आपको गांव के मुखिया की याद कैसे आ गई? आप तो ऐसे बोल रहे हैं मुखिया जी जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। अरे ये छोटा सा गांव है, अगर किसी को छींक भी आती है तो पूरे गांव को पता लग जाता है। मुझे पता है कि तुम जरूर प्रेमपाल के भतीजे अज्जू की शिकायत लेकर आई होगी, लेकिन जिस पेड़ के नीचे तुम ठेला लगाकर खड़ी रहती हो वो जगह तुम्हारी नहीं है, गांव की है, और वहाँ पर हर किसी को ठेला लगाने का अधिकार है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मुखिया जी। मुझे अज्जू के ठेला लगाने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो मेरे ग्राहक तोड़ रहा है और मेरे बनाए हुए लिट्टी चोखे की सब जगह बुराई कर रहा है, बस वो गलत है। तो तुम्हारा मुंह किसने रोका है कुसुमलता? तुम भी उसके लिट्टी चोखा की बुराई करो। अगर वो मुफ्त में ग्राहक को लिट्टी चोखा खिलाता है तो तुम भी खिलाओ। बस तुम्हारी और उसकी लड़ाई यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अब तुम जा सकती हो। कुसुमलता निराश होकर वहाँ से चली गई। कुसुमलता बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाती थी, मगर अब गांव का कोई भी व्यक्ति उसके लिट्टी चोखा की ओर देखता तक नहीं था। एक दिन की बात है, एक 10 वर्षीय बच्ची जो कि बहुत ही गंदे कपड़े पहनी हुई थी, अज्जू के ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारे गंदे कपड़े देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास खाने के पैसे भी नहीं होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए ना। अरे अगर भीख मांगनी है ना तो जाकर गांव में मांग, मेरे ठेले के सामने खड़े होकर मत मांग। भाग यहाँ से, वैसे भी धंधे का टाइम है। वो छोटी बच्ची निराश होकर कुसुमलता के ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। क्या बात है बेटी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। कुसुमलता ने 1 प्लेट लिट्टी चोखा राधा को दे दी। राधा कुछ ही देर में वो सारे खा गई। और खाओगी क्या बेटी? हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कुसुमलता ने मुस्कुराते हुए 1 प्लेट और राधा को पकड़ा दी। राधा वो दूसरा प्लेट लिट्टी चोखा खाते हुए मुस्कुराती हुई बोली, आप तो बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाती हो। हाँ, लेकिन मेरे हाथ का बना हुआ लिट्टी चोखा अब गांव का कोई व्यक्ति नहीं खाता। अगर आप लिट्टी चोखा में मैगी भी मिला दे
तो आपकी मैगी लिट्टी चोखा का कोई जवाब नहीं होगा। जो कोई भी खाएगा ना, वो फिर कभी स्वाद को भूल नहीं पाएगा। अरे बिटिया, मैं गांव की अनपढ़, हमारे जमाने में तो लोग मैगी को जानते तक नहीं थे। मैं कैसे बना सकती हूँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह 5 बजे आपके घर आऊंगी। मैं आपको सारी प्रक्रिया समझा कर चली जाऊंगी। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली गई। कुसुमलता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह 5 बजे कुसुमलता प्रातः काल ही उठ जाया करती थी। कुसुमलता सोकर उठी ही थी कि तभी उसके दरवाजे की कुंडी बजने लगी। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है, जाकर देखती हूँ। कुसुमलता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने राधा खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में एक छोटी सी मशीन थी। अंदर आ जाओ राधा, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। मुझे पता था कि आप भूल जाएंगी, लेकिन मुझे याद था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक मशीन है। इस मशीन के अंदर अपने हाथ का गुना हुआ आटा जैसे ही डालेंगी ना, इसके अंदर से बहुत सारी मैगी निकल आएगी और उस मैगी को आप लिट्टी चोखा में मिला देना। फिर देखना, सारा गांव मैगी लिट्टी चोखा की सुगंध से चौंक जाएगा। कुसुमलता ने ऐसा ही किया। उसने अपने हाथ का गुना हुआ आटा उस मशीन में डाला और उस मशीन से बहुत सारी तैयार की हुई मैगी निकलने लगी। राधा कुसुम को मैगी लिट्टी चोखा बनाने की विधि समझाने लगी। कुछ ही देर में कुसुमलता सब समझ गई। अब मैं जा रही हूँ, कुछ दिन बाद आऊंगी, तब तक ये मशीन आप ही रख लीजिए। अगले दिन कुसुमलता ने मैगी लिट्टी चोखा का ठेला लगाया। अरे ये क्या अम्मा, आपने तो इस लिट्टी चोखा में मालूम पड़ता है कि मैगी मिला दी है। ये तो जहर बन गया होगा, अब इसे भला कौन खाएगा? तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वो व्यक्ति तुरंत कुसुमलता के पास आकर बोला, अरे बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, ये किस व्यंजन की सुगंध है? मेरे हाथ की बनाई हुई मैगी लिट्टी चोखा की। कमाल है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो चोखा और मैगी अलग अलग व्यंजन है। इस तरह का मिक्स व्यंजन तो मैंने कभी नहीं खाया। जल्दी से एक प्लेट मेरे लिए लगा दीजिए। कुसुमलता ने एक प्लेट में मैगी लिट्टी चोखा उस व्यक्ति को निकाल कर दे दी। वो व्यक्ति कुछ ही देर में सब खा गया। अरे वाह, मजा आ गया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये इतना स्वादिष्ट होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया और अज्जू गुस्से से अपने दांत पीसता हुआ रह गया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में कुसुमलता के हाथ का बनाया हुआ मैगी लिट्टी चोखा प्रसिद्ध होने लगा। अब दूसरे गांव के लोग भी कुसुमलता के हाथ का बनाया हुआ मैगी लिट्टी चोखा ही खाने आते थे और यही बात अज्जू को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। अब अज्जू के ठेले के सामने कोई कुत्ता भी नहीं खड़ा होता था। अज्जू क्रोधित होता हुआ प्रेमपाल के पास जाकर बोला, ये क्या है चाचा, रोज मुझे नुकसान पर नुकसान हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? चिंता मत करो, आज शाम को ही मुखिया से इस बारे में बात करूंगा। उससे कहूंगा कि मैं चुनाव में आधी रकम मुफ्त में खर्च नहीं करने वाला। अगर मैं आधी रकम खर्च कर रहा हूँ तो बदले में मुखिया को भी मेरा साथ देना होगा। प्रेमपाल शाम के समय मुखिया के पास चला गया। मेरी आंखों के सामने से कुछ भी छुपा नहीं है प्रेमपाल। कुसुमलता की बनाई हुई मैगी लिट्टी चोखा अब दूर दूर तक गांव में प्रसिद्ध हो चुकी है। उसकी सफलता से अब मुझे भी जलन हो रही है। ठीक है, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अगले दिन मुखिया कुसुमलता के ठेले के पास आकर बोला, कुसुमलता जी, तुम्हें अपने इस ठेले को कहीं और लगाना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस जगह को प्रेमपाल ने खरीद लिया है, अब ये उसकी संपत्ति में आती है। कुसुमलता मुस्कुराती हुई मुखिया की ओर देखकर बोली, मुझे अब ठेला लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है मुखिया जी, क्योंकि मैंने गांव की दुकान खरीद ली है। अब मैं दुकान में मैगी लिट्टी चोखा बनाकर बेचा करूंगी। कुछ ही दिनों बाद कुसुमलता ने गांव में ही बहुत अच्छी दुकान तैयार करवा ली और उसने अपना घर भी बहुत अच्छा बनवा लिया था। एक रात कुसुमलता बैठी हुई राधा को याद कर रही थी।
कि तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाने लगा। कुसुमलता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि राधा बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए एक सुंदर व्यक्ति के साथ खड़ी हुई थी। मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा कि आपसे मिलती जाऊं। तुम्हारी मशीन मेरे पास रखी हुई है, क्या तुम उसे अपने साथ नहीं ले जाओगी? दरअसल वो एक जादुई मैगी लिट्टी चोखा बनाने वाली मशीन है। मैं कुछ समझी नहीं। हम इस दुनिया के वासी नहीं हैं, बल्कि आप कह सकती हो कि हम जादुई दुनिया के वासी हैं और ये मेरे पिता हैं। हम अक्सर आपका अपमान होता हुआ देख रहे थे, जो कि हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने पिता के कहने पर ही ये मशीन आपको देने आई थी। अब से ये मशीन आपकी हुई। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। इतना कहकर राधा अपने पिता के साथ वहाँ से चली गई। कुसुमलता ने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कुसुमलता आज भी उस जादुई मशीन से जादुई मैगी लिट्टी चोखा बनाती है। मलकापुर नाम का एक गांव था। वहाँ श्यामलाल अपने छोटे लाल और बेटी विमला के साथ रहता था। घर में माँ न होने की वजह से घर की देखभाल भाई बहन बखूबी करते। दोनों भाई बहन रेडी पर मैगी छोले कुलचा बेचने का काम किया करते थे। पूरे शहर में सबसे अच्छा व्यापार उनका ही था। बस समस्या ये थी कि विमला का पति उनका व्यापार हथियाना चाहता था और इसी बात से छोटे लाल और केशव में हमेशा ही अनबन हुआ करती थी। बिमला, ओ बिमला, मैं कब से कह रहा हूँ हम भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। कब तक तुम अपने परिवार की दुकान में गधा मजदूरी करती रहोगी? आपको तो सिर्फ पैसा ही दिखता है, ये नहीं कि हमारे व्यापार में मदद करे। सुबह हुई नहीं कि आपका हर चीज में पनौती लगाना शुरू। विमला के डांटते ही केशव वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी समय छोटे लाल ने सारी बातें सुन ली और विमला से कहने लगा, दीदी, अगर जीजा जी चाहते हैं कि आप अपना व्यापार खोल लें, तो आपको वो खोल लेना चाहिए। आप क्यों हर दिन उनके ताने सुनती हैं? व्यापार तो व्यापार होता है, चाहे आप करें या मैं। तुम भी इनकी बातें सुनकर नाराज हो जाते हो। मैं समझती हूँ कि तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं अपने परिवार का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैगी छोले कुलचा इतना प्रसिद्ध था कि उनकी दुकान हमेशा ही भरी रहती और इस बात की खबर केशव को थी। वो चाहता था कि अपना व्यापार खोलकर विमला की मदद से धनवान हो जाए। आ गई तुम। कैसा व्यापार गया आज का? हमेशा की तरह अच्छा ही गया होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, मुझसे बेफिजूल की बातें मत किया करो। थक हार कर मैगी छोले कुलचा दिन भर बेचती हूँ और तुम मुझे अपने मन का पाप मत सुनाओ। विमला के कड़क व्यवहार की वजह से केशव शांत हो गया और मन ही मन सोचने लगा, इन भाई बहन को अलग करना होगा, तभी कोई बात बनेगी। केशव अपने विचार अनुसार षड्यंत्र रचने लगा और मैगी छोले कुलचे के दुकान पर कुछ चोरों को घुसाकर सारे पैसे छोटे लाल के घर यानी उसके कमरे में रखवा दिया। हाय राम, हम लुट गए, चोरी हो गई हमारे दुकान में, हे भगवान। विमला की आवाज सुनकर गांव वाले और कई दुकानदार वाले वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर केशव खुश हो गया और अपनी अगली चाल चलने लगा। क्या हो गया भाग्यवान, इतनी परेशान क्यों हो? हमारे दुकान में चोरी हो गई। कल रात को ही सारे पैसे यही रखे हुए थे, किसी ने सब चुरा लिया। ये सब कैसे हो गया? मैंने रात को ही सारे पैसे आपके सामने संभाल के रखे थे। बहुत नुकसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर से कैसे व्यापार खड़ा करेंगे? हमारे साल भर की मेहनत थी वो। मौके का फायदा उठाकर केशव ने कहा, मैंने छोटे लाल को कुछ पैसे घर ले जाते हुए देखा था, शायद उसने ही घर रखे हो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं अपनी दुकान से चोरी क्यों करूंगा? चाहो तो मेरे कमरे की तलाशी ले लो। जब किसी की नीयत खराब हो जाती है तो उसका कोई भरोसा नहीं होता।
केशव के इल्जाम से छोटेलाल क्रोध में आकर सबको अपने घर की तलाशी लेने के लिए कहता है और वहाँ जाते ही छोटेलाल चौंक जाता है। छोटेलाल देखता है कि सारे पैसे उसके घर में ही हैं। पैसों को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसी समय केशव बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, घर का भेदी ही लंका दहन करता है। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सरासर बेईमानी है। बस छोटे बस, तुझे जो करना था तूने कर दिया, अब कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुझसे। विमला और केशव वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, छोटू ऐसा कैसे कर सकता है। हम अपना मैगी छोले कुलचे का व्यापार शुरू कर देंगे और वो भी बिना किसी के मदद के। मैं तो पहले से ही कह रहा था तुम्हें कि ऐसा करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। अगले ही दिन से केशव और विमला ने अपने मैगी छोले कुलचे का गाड़ी लगाना शुरू किया। उस दिन छोटेलाल ने अपना दुकान नहीं खोला। केशव और विमला की खूब बिक्री हुई। मैं भी हार नहीं मानने वाला, मैं कल से मैगी छोले कुलचे की दुकान शुरू कर दूंगा। अगले दिन छोटेलाल ने अपनी दुकान खोल दी। छोटेलाल की पुश्तैनी दुकान होने की वजह से उस दिन सिर्फ उसी की बिक्री हुई। दूसरी तरफ विमला और केशव का व्यापार कुछ खास नहीं हुआ। छोटेलाल की दुकान अब भी हमसे ज्यादा चल रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अरे तो क्या गायब कर दोगे उसे? आप तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। पता नहीं उसने आपका क्या बिगाड़ा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और छोटेलाल के व्यवहार की वजह से उसके मैगी छोले कुलचे बहुत बिकते थे। केशव ने छोटेलाल को मार डालने की साजिश रची। उसने टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि सुबह जब छोटेलाल दुकान खोलने के लिए आएगा तब उसे अपनी टैक्सी से उड़ा देना। काम हो जाएगा, बाकी के पैसे काम होने पर दे देना। दूसरे दिन जब छोटेलाल दुकान खोलने जा रहा होता है, टैक्सी ड्राइवर उसी वक्त अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से चलाकर उसकी तरफ आता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी रोड पर विमला आ जाती है। विमला को खतरे में देखकर छोटेलाल कूदकर उसकी जान बचा लेता है। छोटेलाल उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। ये सब तूने जानबूझकर किया ना? मुझे मारो मत, मुझे पैसे तुम्हारे जीजा ने तुम्हें मारने के लिए दिए थे। गलती से तुम्हारी दीदी बीच में आ गई, मुझे जाने दो। सारी सच्चाई उनके सामने आ जाती है और केशव की चोरी पकड़ी जाती है। विमला केशव को अपने घर से निकाल देती है और अपने भाई छोटेलाल के साथ फिर से मैगी छोले कुलचे बेचने का व्यापार शुरू कर देती है। हमेशा की तरह उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और दोनों भाई बहन अपने पिता श्यामलाल के घर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मधुमती के दो बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं, मेरी बड़ी बहू अनपढ़, कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है, तू उसको छोड़, मेरी छोटी बहू से मिल, संध्या। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही थी। एक दिन की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर इल्लीगल है और जल्दी वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? पता नहीं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए, आखिर कोर्ट ने फैसला कर ही दिया। आप लोग का घर इल्लीगल है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही दिन विजय अजय के पास आया। भैया, मुझे कंपनी की ओर से एक फ्लैट मिला है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
पर फ्लैट थोड़ा छोटा है, उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता था। उसने बिना कुछ बोले ही हामी भर दी और अगले ही दिन विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पे ले लिया और दूसरी ओर उसे जॉब से निकाल दिया गया। अजय बहुत ही बड़ी दुविधा में था। आप क्यों रो रहे हो? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही, एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, पर उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर किराया भी तो देना पड़ेगा ना, इतने सारे खर्चे कब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप बेच सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारे संकटों से बाहर निकल सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। प्रज्ञा ने सारी बातें अपनी सास मधुमती को बताई। तुम ठीक कह रही हो बहू, मुश्किल के समय हम सबको मिलकर सामना करना चाहिए। पर हम क्या खाने की चीज बेच सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ पहले से बिकता है। हम कुछ ना कुछ अलग ढूंढ ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो पहले से ही बिक रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दे? क्या मतलब? मतलब आपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी और मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे बेचें? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और बहुत बिकेगा भी। सच्ची? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है? मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े चाव से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बढ़िया, एक और मिलेगा? प्रज्ञा ने अपने पति और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। दीदी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा का मिश्रण, खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो तूफान है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और ग्राहक प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय ग्राहकों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ वो पूछो माँ। सुबह से ग्राहक आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन ग्राहक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने दिनों बाद अजय और मधुमती के चेहरे पे मुस्कान आई थी। अब उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही थी। अगले दिन प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से पहले ही ग्राहक खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और ग्राहकों को देते जा रही थी। अगले कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक दिन की कमाई मेरे आधे महीने की पगार की इतनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कि कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्द ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और साथ ही उनका मुनाफा। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट दे दिया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुझे कम समझा है, ये सोचकर कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तू क्या है। तेरा हुनर और इच्छा पढ़ाई लिखाई से बढ़कर है बेटा। तू अजय की मदद करना चाहती थी और तूने कर दिया।
मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। प्रज्ञा की सास ने आज पहली बार उसे गले लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत।